नमस्कार दोस्तों, जीएस विद स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम अपने मौलिक अधिकारों की क्लास में नेक्स्ट क्लास को प्रारंभ करते हैं और इसमें है पहला मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। इस समानता के अधिकार के अंतर्गत अंतर्गत हम अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 इन 5 अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। और पहला अनुच्छेद 14 को हम प्रारंभ करते हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये लाइन लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 14 में। और इसका मोटा मोटा अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई व्यक्ति समाज के वंचित वर्ग से संबंधित हो या फिर कोई उच्च जाति का हो, तो राज्य के समक्ष सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। बेसिकली इसमें दो टर्म है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इन पे क्वेश्चन आता है तो उनको हम समझ लेते हैं। विधि के समक्ष समता, इसको कहते हैं इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें हम ये 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इनमें हम इसे विधि के समक्ष समता को समझ लेंगे। पहला पॉइंट है कि यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका क्या मतलब है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इसका अर्थ है विशेषाधिकारों का ना होना। और यह किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटिश से, ब्रिटेन से लिया गया है ये। और ये हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है। तो ये अमेरिका से लिया गया है और ये ब्रिटेन से लिया गया है। एक ब्रिटिश विद्वान हुए जिनका नाम है डाइसी और उनकी बुक का नाम है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और उसी बुक से ये विधि के समक्ष समता कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब हम देख लेते हैं विधि का समान संरक्षण। यह एक सकारात्मक अवधारणा है और इसका अर्थ है समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। जैसे यदि कोई व्यक्ति 25 साल का है तो उसके साथ में 25 साल की तरह व्यवहार करना, और कोई बच्चा 2 साल का है तो उसके साथ में उसी अनुसार व्यवहार करना। तो यह समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना। यह अमेरिका से लिया गया है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से लिया गया है और यह आनुपातिक समानता पर आधारित है। तो ये वाली लाइन अभी हमने समझी। तो ये हमने देखा विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण और आर्टिकल नंबर 14। तो ये हमें याद रखना आर्टिकल नंबर 14 में। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 15। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 15। इसमें टोटल 6 कॉन्सेप्ट हैं। 6 में जो ओरिजिनल संविधान था उसमें 3 थे, बाद में फिर 4, 5 और 6वां क्लॉज जोड़ा गया। तो हम पहले एक एक करके सबको समझ लेते हैं अच्छे से। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल मतलब है केवल ये जो लिखे हुए हैं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसकी बात यह है कि कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, उनके साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। किसी भी वंश से संबंधित हो, किसी भी जाति का हो, लिंग कोई भी हो, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या फिर इनसे भी अलग कोई हो, जो तृतीय लिंग हम कहते हैं, कोई हो, उसका जन्म स्थान कुछ भी हो, तो इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा उस व्यक्ति के साथ। और ये आधार भी याद रखने हैं, ये 5 आधार हैं और 5 ही याद रखने हैं। आर्टिकल 15 में कितने आधार है? 5। कौन कौन से? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सड़कों, स्नान घाटों, कुओं, तालाबों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों, सार्वजनिक भोजनालयों इत्यादि के प्रयोग से वंचित नहीं करेगा। तो यह आर्टिकल नंबर 15 2 में लिखा हुआ है। ये हमें याद रखना आर्टिकल नंबर 15 2 कि सड़कों, तालाबों, कुओं, सार्वजनिक भोजनालयों, स्नान घाटों इत्यादि के प्रयोग से राज्य वंचित नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 2 कहता है। आर्टिकल 15 3 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। मतलब निवारित नहीं करेगा, मतलब रोकेगी नहीं। अर्थात कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे कि स्नान घाटों का प्रयोग की बात है तो आर्टिकल 15 2 कहता है कि स्नान घाटों के प्रयोग से भेदभाव नहीं किया जाएगा प्रयोग में। तो राज्य चाहे तो स्त्रियों के लिए अलग स्नान घाट बनवा सकता है। और ये बात कहाँ से आती है? 15 3 पर। और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि राज्य भेदभाव कर रहा है
भेदभाव नहीं कर रहा है, उनके लिए अलग से ज़रूरत है तो इसलिए बनवा रहा है। और ये संविधान के आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में लिखी हुई है। अब ये 15 क्लॉज 3 तक की बात तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, लेकिन बाद में 3 और जोड़े गए, 4, 5, 6 अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा। तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4। इसमें क्या लिखा हुआ है? पहली बात तो ये कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। और इसमें क्या बातें हैं? इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब रोकेगी नहीं। निवारित करना मतलब राज्य को, ये अनुच्छेद की कोई बात है, रोकेंगे नहीं। क्या करने से? कोई भी विशेष उपबंध करने से। किन के लिए? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 15(4). अब हम ओवरऑल देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 15 के कितने अपवाद हैं। मतलब आर्टिकल 15 समानता की बात करता है, लेकिन कहाँ कहाँ असमानता हो सकती है। अनुसूचित जाति के पक्ष में कोई विशेष उपबंध करना है तो राज्य कर सकता है। अनुसूचित जनजाति के पक्ष में कर सकता है, महिलाओं के लिए कर सकता है, बच्चों के लिए कर सकता है, और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो इनके लिए राज्य ने विशेष उपबंध करे भी हैं अलग अलग जगह पर। उसे हम देखेंगे अलग टॉपिक देखेंगे अलग से, कहाँ कहाँ राज्य ने विशेष उपबंध करे हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 15(5). इसमें क्या है? पहली बात तो ये कब जोड़ा गया? 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया है। अब इसमें है क्या है? राज्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में विशेष प्रावधान कर सकता है। इसमें लिखा हुआ निजी शिक्षण संस्थानों सहित, मतलब सरकारी और निजी दोनों में ही विशेष प्रावधान कर सकता है। लेकिन इसका अपवाद है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। उनमें राज्य विशेष प्रावधान नहीं करेगा, वो तो अल्पसंख्यकों के लिए ही हैं, तो उनके लिए ही रहेंगे। तो आर्टिकल 15(5) क्या कहता है? कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में विशेष प्रावधान कर सकता है, और ये सरकारी और निजी दोनों ही प्रकार के शिक्षण संस्थान होंगे। ये भी ध्यान रखना है 15(5) किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो यह 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत जोड़ा गया है। क्या सरकार ने इसके तहत कोई प्रावधान किया है? हाँ, किया है। क्या किया? ये है वो सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2006। जो उच्च शिक्षण संस्थान है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर हम लोग MBBS करते हैं, IIT करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनमें आरक्षण के लिए एक एक्ट है ये 2006 में। केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसमें OBC को, SC, ST और EWS इनको आरक्षण मिलता है, इस एक्ट के तहत मिलता है, और वो आर्टिकल 15(5) के तहत बनाया गया ये एक्ट। एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघवाद 2008 में। इसमें 93वें संविधान संशोधन तथा आर्टिकल 15(5) और सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2006 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब सही हैं, सही, सरकार ने सही कदम उठाया है। तो इस वजह से इसमें जो PI जो याचिका दायर करी गई थी, उन याचिकाओं को समाप्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और इनको सही माना। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 15(6). 15(6) 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जोड़ा गया, और EWS को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय 10% आरक्षण दिया गया इसमें। तो ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 15 शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है, और आर्टिकल 16 नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। तो 15(6) क्या है? 10% आरक्षण शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय। ये 12वीं तक लागू नहीं हो रहा, 12वीं के बाद लागू हो रहा है ग्रेजुएशन में, या फिर जब आप साइंस लेते हो, MBBS करते हो, तो वहाँ पर सीटें फिक्स हैं, तो वहाँ पर ये रिजर्वेशन लागू होता है। आप BA कर रहे हो तो BA की तो सीट इतनी है कि स्टूडेंट ही नहीं है उनके लिए उपलब्ध। BA तो आपको ऐसे ही करवा दे रहे हैं, मोल के भाव में हो रही BA तो आप जो बच्चे BA कर रहे हैं वो ना सोचें कि यार हमें तो पता ही नहीं चला आरक्षण है या नहीं है। आरक्षण पता चलता है जब MBBS करते हैं, IIT करते हैं, तो वहाँ सीटें फिक्स हैं, वहाँ पर बच्चे आरक्षण की वजह से बाहर निकलते हैं। तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय आरक्षण मिलता है आर्टिकल 15 से, और उसमें भी अलग अलग, जैसे EWS के लिए 15(6) है। इसके अलावा 15(4) किसके लिए? SC, ST और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए है। तो ये आपको याद रखनी है। आर्टिकल 15 में ये बातें हैं।
अब हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 16 क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 15 में और 16 में बेसिक अंतर यही है कि अनुच्छेद 15 शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय आरक्षण की बात करता है, वहीं अनुच्छेद नंबर 16 नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। तो ये मोटा मोटा अंतर है इनमें। अब हम आर्टिकल नंबर 16 देखते हैं। इसमें भी 6 कॉन्सेप्ट हैं टोटल, मतलब 6 क्लॉज है इसमें टोटल। तो 16(1) क्या कहता है? 16(1) कहता है कि राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। अर्थात राज्य कोई वैकेंसी निकाल रहा है तो वहाँ पर सभी लोगों को अवसर की समानता होगी, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, सभी लोग को समान रूप से देखा जाएगा, सबके लिए एक ही पेपर होगा, कोई भी मतलब उनके लिए असमानता नहीं होगी, सब लोग समान है राज्य की दृष्टि में नौकरियों के विषय में। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है। 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर 7 शब्द हैं। ये आर्टिकल 15 में 5 थे, यहाँ पर 7 हैं। देखो, धर्म 1, मूलवंश 2, जाति 3, लिंग 4, जन्मस्थान 5, उद्भव 6 और निवास स्थान 7। तो टोटल ये 7 है। आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 16 में कितने आधारों पर भेदभाव करने से मना किया गया है और आर्टिकल 15 में कितने आधारों पर भेदभाव करने से मना किया गया है। इसके भी अपवाद हैं कि राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, और राज्य ने ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में लिखी हुई है। 16 क्लॉज 4 में राज्य पिछड़े वर्ग के आधार पर भेदभाव कर सकता है। 16 क्लॉज 5 में धार्मिक संस्थानों से संबंधित पद है, तो जैसे हिंदू धर्म के कोई संस्थान है तो वो हिंदू धर्म के लिए अलॉट होंगे, मुस्लिम धर्म के कोई संस्थान है तो मुस्लिम धर्म के लिए अलॉट होंगे, तो यहाँ पर ये भेदभाव किया जा सकता है। अगला है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भेदभाव किया जा सकता है, और वो आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में है। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है। अनुच्छेद 16(4) कहता है कि राज्य चाहे तो पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब आप कहोगे कि 16(3) तो देखा ही नहीं हमने। 16(3) देखो, यहाँ हमने देख लिया कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। 16(4) कहता है कि पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण पॉइंट शामिल होता है रिजर्वेशन वाला। अब हम रिजर्वेशन को देखेंगे अच्छे से। अब इसके बाद एक प्रश्न उठने लगा कि बैकवर्ड क्लास में क्या क्या शामिल किया जाए। बैकवर्ड क्लास जाति के आधार पर हो, गरीबी के आधार पर हो, या फिर लिंग के आधार पर हो। तो ये एक क्वेश्चन उठा, किस आधार पर हो। और दूसरा क्वेश्चन उठा कि पिछड़े वर्गों के लिए क्या विशेष प्रावधान किए जाएं, कि ठीक है पिछड़े वर्ग हम एक बार के लिए इन तीनों में से कोई एक आधार क्या मान लें, लेकिन उनके लिए विशेष प्रावधान क्या करें। इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने, राज्य का मतलब केंद्र सरकार ने, भाई भारत भी तो एक राज्य है, तो उन्होंने 2 पिछड़े वर्ग आयोग बनाए थे। तो अब उन्हें हम देख लेते हैं। इसमें प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, और वो है काका कालेलकर आयोग 1953 में। और इनसे ये दोनों ही प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए कहा गया। तो उन्होंने कहा पिछड़े वर्गों की पहचान जातिगत आधार पर हो। क्यों भाई जातिगत आधार पर क्यों हो? क्योंकि भारत में जाति ही पिछड़ेपन का मुख्य आधार माना गया है, इसलिए पिछड़ी जातियों के लिए। अब दूसरा प्रश्न था क्या व्यवस्था करी जाए, तो उन्होंने कहा आरक्षण दे दो उनको, ये काका कालेलकर आयोग ने कहा था। और लेकिन सरकार ने इनकी सिफारिशें नहीं मानी थी, ये भी बात है इसमें। अब हम देखते हैं द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और ये बनाया गया था 1979 में। इसे मंडल आयोग कहते हैं, और इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। इनकी क्या सिफारिशें थी? 1980 में बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, पिछड़ा वर्ग का आधार जाति को माना जाए, यही तो काका कालेलकर आयोग ने कहा था, यही इन्होंने कहा। इन्होंने 3743 जातियों को पिछड़ा माना था, ये बात याद रखनी है आपको। और इसके अलावा एक और चीज़ है, और उनके लिए इन्होंने एक टर्म दी थी ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज। टोटल पॉपुलेशन का 52% ओबीसी था। ये डेटा है, एक फैक्ट है ये। ओबीसी के निर्धारण का आधार जाति क्यों हो? क्योंकि भारत में जाति का समाज में स्थान, मतलब व्यक्ति का समाज में स्थान उसकी जाति से तय होता है, ना कि आर्थिक कारणों से। ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देना चाहिए, ये इन्होंने कहा था, मंडल आयोग ने कहा था। अब हम देख लेते हैं इसकी सिफारिशें कब लागू हुई। उन्नीस सौ 1990 में बीपी सिंह तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ने मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और लागू कर दिया, तो 1990 में लागू हो गई।
और ओबीसी को 27% आरक्षण मिल गया। तो 1990 में आरक्षण का ये स्ट्रक्चर थी। ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5%। तो ये था 1990 की व्यवस्था, आज की नहीं है ये। आज तो ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण है, तो वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर बाद में पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज मतलब ईबीसी कहा था उस समय, आज तो ईडब्ल्यूएस कहते हैं इसको। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को 10% आरक्षण 1991 में दे दिया था, और टोटल आरक्षण ये हो गया था उस समय। मतलब ईबीसी को 10%, ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5%। टोटल हो गया 59.5%। ये कब की बात है? 1991 की बात है। और ये 50% की लिमिट को क्रॉस कर गया। तो ऐसे में बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर करी गई कि न्यायाधीश जी की 50% से अधिक आरक्षण कैसे हो गया, इतना आरक्षण तो होना नहीं चाहिए। तो ऐसे में इन सभी याचिकाओं को एक ही केस में इकट्ठा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस केस का नाम था इंदिरा साहनी केस। अब हम देख लेते हैं क्या है इंदिरा साहनी वाद। सबसे महत्वपूर्ण है ये आरक्षण के मामले में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992, 9 जजों की बेंच थी। तो आपको पता ही चल गया वो हेड कौन था, इंदिरा साहनी थी। इंदिरा साहनी हेड नहीं थी, मतलब ये तो याचिकाकर्ता थी ये तो 9 जजों की बेंच थी इसमें। निर्णय के प्रमुख बिंदु क्या है? फर्स्ट बिंदु है आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित समानता के अधिकार के विरोधी नहीं है। ये इन्होंने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित समानता के अधिकार के विरोधी नहीं है। दूसरा, जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत में मुख्य पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है क्योंकि भारत में मुख्य पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन है। पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न तबके को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब जैसे शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति है, एससी का कोई व्यक्ति है, और उसको आरक्षण मिल गया, और उस आरक्षण से वो बन गया आईपीएस। अब उसके बच्चे, तो अब उन बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि पहले से ही आपके पिताजी आईपीएस है। तो ऐसे में आप तो साधन संपन्न हो ही गए ना, आपको तो पर्याप्त साधन मिले पढ़ाई के लिए, तो आप आ गए क्रीमी लेयर में। तो क्रीमी लेयर का मतलब है जिनको पहले आरक्षण मिल चुका है, फिर उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसा उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों में ये लागू होगा। मतलब ये इन्होंने एससी में नहीं कहा था, ये कहा था उन्होंने ओबीसी में, कि ओबीसी में क्रीमी लेयर को लागू किया जाए, लेकिन क्रीमी लेयर को लागू किया जाए और उनको आरक्षण नहीं दिया जाए। तो क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और ये ओबीसी के लिए कहा था इंदिरा साहनी केस में। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी और केवल असाधारण परिस्थितियों में इसका अतिक्रमण किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों में होगा, इसलिए मन चाहे तब कर लो आप। आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्तियों में लागू होगा और पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। ये वाली बात थी। प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होगा, केवल आरंभिक नियुक्तियों में होगा। आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये थी इंदिरा साहनी वाद 1992 का। ये याद रखना है, इसकी महत्वपूर्ण आउटकम्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्रीमी लेयर किस में लागू करा, ओबीसी में लागू करा था उस समय। अब आरक्षण से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है पदोन्नति में आरक्षण। इंदिरा साहनी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के लिए मना कर दिया था। इससे आगे इसमें डेवलपमेंट हुई पदोन्नति में आरक्षण में। ये पदोन्नति में आरक्षण है क्या है कि जैसे एक बार कोई एससी का व्यक्ति रिजर्वेशन, मतलब पहले तो नियुक्ति में आरक्षण है, तो नियुक्ति में आरक्षण पाके मान लीजिए वो बन जाते हैं आईपीएस। फिर आईपीएस में भी इनको प्रमोशन मिले और जल्दी जल्दी प्रमोशन मिले, जनरल से पहले प्रमोशन मिले। एक व्यक्ति जनरल का है, एक व्यक्ति एससी का है, तो मान लीजिए जनरल को 10 साल पर प्रमोशन मिल रहा है, तो एससी वाले को 8 साल पर ही प्रमोशन मिल जाए, तो उसे कहते हैं पदोन्नति में आरक्षण। तो इंदिरा साहनी बाद में तो पदोन्नति में आरक्षण के लिए मना कर दिया। इसके बाद सरकार ने किया 77वां संविधान संशोधन 1995। उसके तहत आर्टिकल 16(4)A जोड़ दिया, और इसमें कहा गया कि यदि सरकार चाहे तो पदोन्नति में आरक्षण कर सकती है, पर ये किसके लिए होगा? एससी और एसटी के लिए होगा, ओबीसी के लिए नहीं होगा।
सीधा सीधा ऐसी बात है ये। 85वां संविधान संशोधन 2001, इसमें ये कहा गया कि जो आर्टिकल 16(4)A है, जो इसमें जो बातें लिखी हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक और बात है कि जो पदोन्नति में आरक्षण है वो अनुवर्ती ज्येष्ठता पर आधारित होगा। अब हम देख लेते हैं अनुवर्ती ज्येष्ठता क्या है। जैसे कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, दोनों मित्र हैं, इन्होंने भी जीएस विद स्टडी क्लासेस से पढ़ाई करी, इन्होंने भी जीएस विद स्टडी क्लासेस से पढ़ाई करी, और दोनों पढ़ करके मान लीजिए दोनों बन गए आईपीएस। इनका सिलेक्शन हो गया सन 2000 में, और इन 2000 में सिलेक्शन होकर के ये बन गए मान ली किसी जिले के एसपी, और इनका सिलेक्शन वहीं हुआ 2002 में, क्योंकि ये भी मोटिवेट थे कि उन्हीं टीचर से हम पढ़ रहे हैं जिनसे ये पढ़े हैं, तो ऐसे हमारा भी हो सकता है, तो इन्होंने भी मेहनत करके सिलेक्शन ले लिया। तो 10 साल बाद मान लीजिए इनका हो गया प्रमोशन और ये बन गए डीआईजी, और इनका प्रमोशन मान लेते हैं इनका प्रमोशन हो गया 5 साल में ही, तो ये हो गया 2007 में डीआईजी। तो फिर नेक्स्ट प्रमोशन इनका हो जाएगा 2012 में, तो इनका 2020 में होगा प्रमोशन, तो ये इनकी सीनियर ये सीनियर हो जाएंगे फिर 2012 में, और इनकी जो सीनियोरिटी है वो स्थायी हो जाएगी। ऐसा नहीं है अब ये सीनियर हम मतलब कुछ समय बाद ये प्रमोट होकर के आगे पहुंच जाते हैं, और ये लगातार तो प्रमोशन होगा नहीं, क्योंकि कुछ और भी पैरामीटर हैं कि प्रशासनिक दक्षता भी होनी चाहिए, और नेक्स्ट टाइम का प्रमोशन नहीं हुआ, ये आगे निकल गए, और ये पर एक बार ये सीनियर हो गए तो फिर ये सीनियर ही रहेंगे, ये चाहे ये एससी या एसटी के हैं। तो ये है अनुवर्ती ज्येष्ठता। अनुवर्ती ज्येष्ठता कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी कहते हैं इसे। ये बात कही थी कि जो पदोन्नति में आरक्षण है वो अनुवर्ती ज्येष्ठता के नियम पर आधारित होगा। नेक्स्ट केस हुआ, इसमें जो 77वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 16(4)A, इन तीनों को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और ये केस है एम नागराज बनाम भारत संघवाद 2006। इसमें क्या है कि 77वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 16(4)A को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। पदोन्नति में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, लेकिन यह निर्धारित किया कि पदोन्नति में आरक्षण तभी लागू होगा जब, फर्स्ट पॉइंट है कि वह व्यक्ति पिछड़ा होना चाहिए, मतलब पिछड़े वर्ग से होना चाहिए, एससी एसटी से, उसका सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और वह प्रशासनिक रूप से दक्ष होना चाहिए, और इन तीनों पॉइंट से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे, तभी उसको रिजर्वेशन मिलेगा पदोन्नति में। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है जर्नैल सिंह बनाम भारत संघवाद 2018। इसमें एम नागराज बात को सही ठहराया गया था कि एम नागराज में हमने पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला है वो ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण लागू होगा, लेकिन इसमें एक नई डेवलपमेंट भी हुई है। इसमें क्या है वो नई डेवलपमेंट, कि पिछड़ापन से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े एकत्रित करना जरूरी नहीं है। जो 3 आधार थे उन्हें घटा करके 2 आधार कर दिया गया, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता। सेकंड पॉइंट है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में पदोन्नति में आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू की जाएगी। ये बात इंदिरा साहनीवाद में ओबीसी में कही गई थी, और ये जर्नैल सिंह केस में 2018 में एससी एसटी में भी बात कह दी गई कि एससी एसटी में यदि एक बार आरक्षण मिल गया और आप साधन संपन्न हो गए तो फिर आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। ये कहा है, ये अभी बात लागू हुई नहीं है, सरकार ने ये बात लागू नहीं करी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ये बात। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि क्या रिजर्वेशन मतलब आरक्षण मौलिक अधिकार है अथवा नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गया ये केस, तो ये केस का नाम था मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य 2020। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये वाली बात है बस, तो आरक्षण याद रखना है, मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आरक्षण में बैकलॉग का मुद्दा। ये बैकलॉग क्या है कि मान लीजिए
कि इस बार वैकेंसी आई 100 यूपीएससी में, और उन्हें उतने योग्य छात्र नहीं मिले, केवल 80 ही वैकेंसी भर पाई, तो वैकेंसी बच गई 20। इन 20 वैकेंसियों को नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ा जाएगा, लेकिन इन 20 में रिजर्वेशन मान लीजिए 2020 में आई थी वैकेंसी, और ये फिर उसके बाद 2021, 22, 23 में वैकेंसी नहीं आई, सीधी 2024 में आई। तो 2024 में ये 20 वैकेंसी जुड़ जाएंगी जो नई वैकेंसी आई हैं, पर इन जो 20 वैकेंसी हैं इनमें जो रिजर्वेशन लगेगा वो 2020 वाला ही लगेगा, और ये 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, मतलब 3 साल तक आगे जुड़ती जाएंगी यदि भरेंगी नहीं तो ऐसा है ये बैकलॉग का मुद्दा। 81वां संविधान संशोधन 2000, इसमें आर्टिकल 16(4) भी जोड़ा गया इसके तहत, और बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, और इस क्रम में 50% की अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। तो ये 3 साल तक होता है, ऐसा उन्होंने कहा। ये मतलब बैकलॉग का मतलब पुराना हिसाब ही है ये। अब एक क्वेश्चन है आरक्षण का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ रिजर्वेशन, मतलब आरक्षण के विपक्ष में पॉइंट क्या है और फिर आरक्षण के पक्ष में पॉइंट क्या है, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। वैसे कुछ खास ऐसा है नहीं महत्वपूर्ण, बाकी आप इन्हें पढ़ लीजिएगा यहाँ से। और फिर ये निष्कर्ष है कि निष्कर्ष क्या हो, आरक्षण सामाजिक न्याय से प्रेरित है, अतः एक दर्शन के रूप में यह सही है, अनुच्छेद 14 आनुपातिक समानता, लेकिन यह क्रियान्वयन के लेवल पर त्रुटिपूर्ण है। आरक्षण के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय के सभी साधनों का प्रयोग वंचितों के उत्थान के लिए करना चाहिए, अर्थात आरक्षण पर एक समग्र नीति होनी चाहिए। तो ऐसा निष्कर्ष में लिखा जा सकता है यदि मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो। आरक्षण की व्यवस्था को गतिशील होना चाहिए, क्रीमी लेयर का निर्धारण तार्किक रूप से होना चाहिए, और SC ST में भी क्रीमी लेयर लाने पर विचार होना चाहिए। भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो ये तो हालांकि अब दे ही दिया आर्थिक आधार पर आरक्षण, तो मतलब संपूर्ण आरक्षण ही आर्थिक आधार पर हो, ऐसी वाली बात है ये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण क्या है। तो जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है वो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा दिया गया है, और ये सिन्नू आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। 103वें संविधान संशोधन के तहत 2 अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6, ये 2 जोड़े गए। 15 क्लॉज 6 से क्या है कि जो शिक्षण संस्थान है उनमें प्रवेश के समय EWS को 10% आरक्षण दिया गया है इसमें, और ये निजी और सरकारी सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान हैं जिनमें ये आरक्षण दिया गया है, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में ये आरक्षण लागू नहीं होगा। ठीक है, और 16(6) में क्या है, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया है EWS के लिए, तो ये 16(6) है। तो आपको 15(6) और 16(6) क्लियर हो गए। 15(6) में क्या है कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय EWS को 10% आरक्षण है, और 16(6) क्या है कि नौकरियों में 10% आरक्षण है। अब हम देख लेते हैं EWS का निर्धारण कैसे होगा। तो इसके लिए ये आधार हैं EWS के निर्धारण के लिए। पहला है 8 लाख प्रति वर्ष से कम आय हो, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो, 1000 वर्ग फीट से छोटा फ्लैट या घर हो, अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज से कम का प्लॉट होना चाहिए, गैर अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 2000 वर्ग गज का प्लॉट हो, मतलब उससे 200 वर्ग गज का प्लॉट हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। तो ये था आरक्षण का मुद्दा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 में क्या है कि पहले ये पढ़ते हैं तब हम यहाँ इस वाली लाइन पर आएंगे। अस्पृश्यता का निषेध, अर्थात अस्पृश्यता को विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, कि जैसे अनुसूचित जाति के लोग हैं और उनके साथ मतलब अनटचेबिलिटी करते हैं ना, तो उसको अपराध घोषित किया गया आर्टिकल 17 के तहत, और इसका कोई अपवाद नहीं है, तो ये तो सीधा दंडनीय अपराध ही है। इस पर एक कमेंट है, HB कामत ने संविधान सभा में उपाधि लेने पर नागरिकता रद्द करी थी। ये आर्टिकल 18 के बारे में, अभी हम इसे देखेंगे अलग से, इसे आर्टिकल 17 से नहीं है, ये देखेंगे अभी आर्टिकल 18।
एक नोट है कि मौलिक अधिकारों में 2 अनुच्छेदों के कोई भी अपवाद नहीं है, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 17 के। ठीक है। भारत का संविधान अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं करता है, संसद ने परिभाषित किया है, अर्थात अस्पृश्यता की परिभाषा भारत में है। और ये कहाँ है परिभाषा? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में है ये परिभाषा। और ये जो अधिनियम है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, इसका नाम बदला गया था 1976 में। और नाम क्या कर दिया गया? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। तो एक्ट तो 1955 का ही है, लेकिन उसका नाम 1976 में बदल दिया गया था। परिभाषा क्या है? अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के साथ जाति के आधार पर अपमान, भेदभाव करना या संपर्क रखने से मना करना, तो ये अस्पृश्यता है, इसको अस्पृश्यता माना जाएगा। और यह भारत में अवैध मानी गई है, ये वाली बात है आर्टिकल 17 के तहत। उन्नीस सौ 55 का कानून अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाता है। अधिकतम सजा 2 वर्ष तक का कारावास है या 1000 रुपये जुर्माने है। तो ये 1955 के कानून में है। अभी हम देखेंगे, अभी एक और कानून है, इस पर अलग है। संसद ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया है। और इसमें क्या क्या बातें हैं? ये बहुत कठोर कानून है, SC/ST एक्ट, इसी को कहते हैं 1989 वाले को। अनुसूचित जाति या जनजाति के विरुद्ध 47 कार्यों को अत्याचार घोषित करता है। ये पहले 22 थे, 2015 में 47 कर दिए। ये 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, मतलब इसमें प्रावधान किया गया है अपराध प्रमाणित होने पर। अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी होती है और अग्रिम जमानत का निषेध है, इसमें जमानत भी नहीं मिलती है इसमें। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 जो बात थी इनको रद्द घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया, तो अभी भी ये लागू है ये वाली बात है। तो ये SC/ST एक्ट था, ये आर्टिकल 17 था। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल 18 पर एक पॉइंट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या कि HB कामत ने संविधान सभा में उपाधि लेने पर नागरिकता रद्द करने का प्रस्ताव रखा था। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 18 क्या है। उपाधियों का निषेध है इसमें, कि कोई व्यक्ति कोई उपाधि नहीं लेगा। अब कैसे नहीं लेगा वो देख लेते हैं। राज्य उपाधि नहीं देगा, अपवाद है सेना में और शैक्षिक क्षेत्र में, इनमें उपाधि दी जा सकती है। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति जी की अनुमति से ही ये उपाधि लेगा। भारतीय नागरिक या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से पद, लाभ, उपहार ले सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ये सब लेगा। एक शब्द है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। राज्य से आर्थिक लाभ या वेतन भत्ता या स्थायी प्रकृति प्राप्त करने वाला, मतलब स्थायी प्रकृति का होना चाहिए, वेतन या भत्ते हो प्राप्त करने वाले पद हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाते हैं। और भारत में लाभ का पद धारण करने वाले विदेशी कौन कौन है? जैसे नेपाल के कोई व्यक्ति हैं, भूटान के कोई व्यक्ति हैं, तो ये लाभ का पद धारण कर सकते हैं। एक केस हुआ है इस पर, आर्टिकल 18 पर, बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996 सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। इसमें उपाधि को तो क्रॉस कर दिया, मतलब उपाधि नहीं ले सकते इन्होंने ऐसा कहा, लेकिन सम्मान ले सकते हैं। थोड़ा हम देख लेते हैं सम्मान में क्या है, कि सम्मान ले सकते हैं। और भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब सम्मान है, ये उपाधि नहीं है, ऐसा 1996 में कहा था। और यह वैध है, मतलब ये वैध है, इनको ले सकते हैं। तो आज हमने देखे अनुच्छेद नंबर 14, 15, 16, 17, 18। तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। थैंक यू।